आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया के तहत एक नए टॉपिक की शुरुआत है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में आज हम एक कड़ी और आगे बढ़ेंगे और आप ये जानते हैं हमने सभी तरह के एंग्लो वॉर्स जो इंडिया में हुए हैं वो कंक्लूड कर दिए हैं। अब फाइनल स्टेजेस में आ गए हैं और आज एक लास्ट वॉर के बारे में जिक्र होगा और किस तरह से ब्रिटिशर्स रीजनल रूलर्स को हरा पाए, इनके एडवांटेजेस, रीजंस एंड उनकी वीकनेसेस सब कुछ डिस्कस करके ये टॉपिक आज वाइंड अप हो जाएगा। इस टॉपिक में आज हमारा जो टारगेट है वो म्यांमार है। म्यांमार जिसका कि पहला नाम बर्मा हुआ करता था, इसे आप ध्यान से देखें। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है म्यांमार का, ये सारा का सारा एरिया अराकान माउंटेन्स रीजन, इसे हम अराकान एरिया कहते हैं। आई बात समझ में? दिस इज अराकान एरिया। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो कर रही है, ये सारी की सारी रिवर, ये इरावदी नदी है। इरावदी नदी, इसको आपको भूलना नहीं है, जितनी भी नदी जा रही है यहाँ से। तो ये इरावदी रिवर एरिया, ये अराकान एरिया और बाकी आप जानते हैं आसाम, मणिपुर। तो कहानी क्या है इसको समझ लेते हैं। भारत, देखिए भारत में ब्रिटिशर्स की तरफ से पहले एक्सपेंशन की पॉलिसी उस लेवल पे नहीं फॉलो हुई थी जब तक वेलेस्ली नहीं आया था। और वेलेस्ली की एंट्री का टाइम है 1797-98। इस टाइम तक जो थोड़े बहुत एरियाज ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किए थे, जैसे कि बंगाल ऑक्यूपाई किया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फ्रांसीसियों के साथ जो हुए उनके एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई थी, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो ये जो बैटल्स उनकी हुई थी वो बैटल उनकी ज़रूरतों से प्रभावित थी। उनके कमर्शियल इंटरेस्ट थे, उनके एक्सपेंडिचर्स थे जिनको मैनेज उन्हें करना था इंडियन अफेयर्स के थ्रू, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कराना था, प्रिविलेजेस लेने थे, और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस में से बाहर कराना था। इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो एरियाज जीते वो जीते। तो मतलब वो जो बैटल्स थी वो सर्कमस्टेंशियल थी, वो जो कॉन्क्वेस्ट थी वो नीड बेस्ड थी, वो मोटिवेटेड नहीं थी, उसके पीछे मोटिवेशंस नहीं थी। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लेकिन 1798 में वेलेस्ली क्लियर कट आइडियोलॉजी के साथ भारत आया था और उसका ये टारगेट था कि भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा अब हमें ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लेकर के आना है। इसके तहत उसने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी फॉलो की, कॉन्क्वेस्ट की, वॉर की, जो भी कंसेप्ट कंक्लूड किए उसके तहत बड़ा हिस्सा भारत का जीत लिया गया। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और इसी के तहत आपने देखा उसने कई सारे स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस में कन्वर्ट किया, चाहे फिर वो कार्नेटिक था, चाहे फिर वो हैदराबाद था, चाहे फिर वो अवध थे, ये सभी 1 by 1 सब्सिडरी अलायंस, चाहे फिर वो मराठास थे, ये सब्सिडरी अलायंस में कन्वर्ट होते चले गए। लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये देखा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में हुआ करती थी, उस गवर्नमेंट ने इवेलुएट किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन में बैठे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि बड़े लेवल पर एक्सपेंडिचर हो चुका है इन सारी वॉर एंड अनेक्सेशंस। इस प्रोसीजर को हमें किसी लेवल पे हॉल्ट करना चाहिए और इतने रिस्की पॉलिटिकल अफेयर्स में जाने से बेहतर है हम अपने मर्सेंटलिस्ट इंटरेस्ट को ही कंटिन्यू करें, हम ट्रेडिंग एंड कमर्शियल वेंचर तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके तहत भारत में एक गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था एमहर्स्ट। गवर्नर जनरल एमहर्स्ट को ये सख्त समझाया गया है कि युद्ध आपको उस लेवल पर नहीं करने हैं, पीस बहाल करनी है। और यही प्रयास एमहर्स्ट के द्वारा किए भी गए हैं कि युद्ध नहीं करने हैं, पीस को बहाल करना है। लेकिन किसी कारण से बर्मीज असर्शंस, बर्मा भारत की तरफ एनक्रोचमेंट करेगा, मणिपुर और आसाम को कंट्रोल कर लेगा। इसकी वजह से वो अब तक का जो बंगाल का एरिया जीत चुकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जस्ट फ्रंटियर पे आके बैठ जाएगा। तो युद्ध होने लाजमी से ही हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। इसकी वजह से 1824 से 1826 कहीं 30 तक है, आपको फर्स्ट बर्मीज वॉर दिख जाएगी, द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, और ये एमहर्स्ट के टाइम पर ही होगी और ये बॉर्डर क्लैशेस की वजह से होगी। समय आगे बढ़ता है, एंग्लो बर्मीज वॉर जो फर्स्ट कंक्लूड कर दी जाती है, उसके बाद टाइम आगे चला जाता है। इसी कड़ी में 1839 से 1842 के बीच में अफगान के साथ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होती है और इसे करने की जिम्मेदारी ऑकलैंड पे जाती है। ऑकलैंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को कंक्लूड करने के बाद आगे बढ़ता है, वापस चला जाता है और भारत में एंट्री एलन ब्रो की होती है। एलन ब्रो के समय में 1843 में सिंध का अनेक्सेशन कर लिया जाता है
आप ये जानते हैं। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर होता है अब, जब भारत में डलहौजी आएगा। डलहौजी के आने के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की जाती है कि जिस भी भारतीय शासक का कोई अपनी संतान नहीं है, वो कोई भी गोद ली हुई संतान को अपना राज्य आगे नहीं दे सकता। इस पॉलिसी के तहत जो निसंतान मृत्यु को प्राप्त होगा, उसकी गद्दी ब्रिटिश एम्पायर के साथ जोड़ ली जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके तहत 1848 में सतारा ले लिया जाता है, 1848 में सतारा। 1850 कौन सा एरिया लिया जाता है? संबलपुर और बाघार। 1852 उदयपुर, 1853 नागपुर, 1854 झांसी। ये सारे एरियाज डलहौजी अपने साथ जोड़ लेता है और 1856 अवध का नेक्सेशन हो जाता है। इसी तहत 1853 में डलहौजी हैदराबाद का एक बहुत बड़ा एरिया बेराड़ अपने साथ ले जाता है, इस नाम पर कि जो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी आपने साइन किया, उसके तहत जो सेना का खर्चा आपको भरना है, उसको भरने की बदौलत आप यह बेराड़ का इलाका हमें दे दीजिए, वहाँ से पैसा वसूल करके हम सेना का पैसा भर देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सारी प्रक्रिया एक तरफ भारत में चल रही है और इसी दौरान 1853 डलहौजी के समय में ही सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होगी। 1852-53 सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, और इसमें बड़े लेवल पर बर्मीज डिफीट होंगे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स ब्रिटिशर्स को मिलेंगे। जो चीज़ें नहीं एक्वायर कर पाए थे वो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में, जैसे कि म्यांमार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पेगू को वो कंट्रोल कर जाएंगे और आज के बाद से जो मेन सारा कोस्टल बेल्ट है म्यांमार का, वो ब्रिटिशर्स का होगा। भारत में आगे बढ़ते हुए 1857 का रिवॉल्ट हो जाएगा और 1857 के रिवॉल्ट तक तकरीबन भारत इनके अधीन आ चुका था। 1857 का रिवॉल्ट सप्रेस किया जाएगा, 1858 में भारत क्राउन के अधीन चला जाएगा और 1876 में जो एलिजाबेथ है उसे एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, भारत की महारानी, और दिल्ली का दरबार लगाया जाएगा। और ये सब लिप्टन के समय में होगा। ये पहला दिल्ली दरबार है जो सजाया जाएगा। और उस समय भारत फैमिन में त्रस्त था। ये इम्पोर्टेंट है, तो कहानी कही गई कि रोम डूब रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। तो ये कहावत 1876 के दिल्ली दरबार के विषय में कही जाएगी है कि एक तरफ गरीब मर रहा था, उधर भव्य दिल्ली दरबार सजाया जा रहा था। इसी तरह का एक दिल्ली दरबार 1911 में सजेगा, जिस समय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होगी, तब से लेकर के देश की कैपिटल दिल्ली है 1911 से। ओके, हम कुल मिलाकर के हमने ये सारी चीज़ें देखी, तो हुआ क्या? ऑलमोस्ट 63% एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया। 63% ऑलमोस्ट 78% पॉपुलेशन इंडिया की ब्रिटिशर्स के अधीन चली गई। जो एरिया 63% के अलावा ब्रिटिशर्स के पास नहीं है, वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि वो वहाँ के इंडिजिनियस रूलर्स के पास हैं, और वो रूलर्स भी एक लॉयल्टी की ट्रीटीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अधीन ही हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं और ब्रिटिश पैरामाउंटसी वहाँ पर चल रही है। तो या तो ब्रिटिशर का हाथ है किसी के सर पे, और या सीधे ब्रिटिशर्स खुद ही हैं। तो ऑल इन ऑल पूरा भारत ब्रिटिशर्स का हो। यह प्रक्रिया हम आगे समझेंगे। इसमें हमें एंग्लो बर्मीज वॉर समझना है, जिसका अंतिम चरण 1885 थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर और बर्मा का अनेक्सेशन हो जाता है। ये वही बर्मा है जो बाद में 20th सेंचुरी में आंग सांग सूकी के पिता आंग सांग के द्वारा किए गए नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन के थ्रू जनवरी 1948 में आज़ादी पाएगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जनवरी 1948 में आज़ादी मिलती है किसको? म्यांमार, बर्मा। ओके, और 1935 तक ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली म्यांमार को यानी कि बर्मा को भारत से अलग किया था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के बर्मा बड़े लेवल पर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स कर रहा था, और बर्मा किसी नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक करने के लिए उसे भारत से अलग किया था इन्होंने, ताकि जैसे ही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होगा बर्मा कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन बर्मा कमज़ोर नहीं पड़ा, नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही और बाद में आंग सांग उसे एक अलग लेवल तक लेकर गया। आई बात समझ में? आंग सांग इमीडिएटली सत्ता में आए, और इमीडिएटली सत्ता में आने के बाद वहाँ की आर्मी जो अब तक लंबा मोर्चा संभाली हुई थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसने इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नीचे उतार दिया। कैओस फैल गया, एक लंबा कैओस चला और सत्ता जनता के हाथ में आ गई। JUNTA, जनता, द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। बाद में आंग सांग सूकी भी आई, चुनाव भी जीते, गद्दी पे उतारी गई, नज़रबंद की गई और कई सालों तक नज़रबंद रही।
नोबल पीस प्राइज विनर भी मानी गई हैं वो, और बड़ी शख्सियत हैं म्यांमार की। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का मुद्दा था जो आप अलग लेवल पे पढ़ भी चुके हैं और इसी में आगे जा कर के पढ़ा भी देंगे। अभी के लिए आज समझते हैं एंग्लो बर्मीज वॉर। जब हम एंग्लो बर्मीज वॉर को समझते हैं तो हमें कुछ डायनेमिक्स समझने होंगे। उन डायनेमिक्स को एक बार समझ लेंगे, उनको एक बार समझ लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए म्यांमार में 1752 में एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई, जिस डायनेस्टी का नाम था कोंडोंग डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आ गई। और 1752 से लेकर के ये डायनेस्टी लगभग 1885 तक सत्ता में रहेगी। अब इस डायनेस्टी के तहत अलग अलग शासक गद्दी पर आते रहे। तो बिगिनिंग में इनका प्रयास क्या था कि अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू हुए और इनकी पहली एक्सपेंशन ईस्टवर्ड चल रही है। और उस एक्सपेंशन के तहत इन शासकों ने टारगेट करना शुरू कर दिया सियाम को। सियाम माने आज का मॉडर्न थाईलैंड। तो इन्होंने थाईलैंड को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब थाईलैंड को इन्होंने टारगेट करना शुरू किया तो थाईलैंड के उस समय अच्छे रिलेशन थे चाइना के साथ, और ये वही टाइम है जिस समय चाइना में क्विंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो चाइना में क्विंग डायनेस्टी रूल कर रही है और इस क्विंग डायनेस्टी के साथ ये थाईलैंड के सियाम शासकों के अच्छे संबंध हैं। और ये क्विंग डायनेस्टी इस समय कहीं ना कहीं रिलेटिवली बर्मा से ज़्यादा अच्छी टर्म्स में है भारत में बैठे हुए ब्रिटिशर से। ध्यान से समझिए, चाइना में क्विंग डायनेस्टी उसकी टर्म्स बर्मा की कंपैरेटिवली ब्रिटिशर से ज़्यादा अच्छी हैं। इस क्विंग डायनेस्टी से थाईलैंड के सियाम, जो सियाम जिसे कहा जाता था, सियाम के शासकों की टर्म्स चाइना के साथ अच्छी हैं। और सियाम की तरफ एक्सपेंड होना चाहता है बर्मा। बर्मा के शासक खुद को उधर को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो फिर सियाम ने रिक्वेस्ट किससे की? चाइना से, क्विंग डायनेस्टी से कि मेरा समर्थन करो। क्विंग डायनेस्टी ने समर्थन किया, जबरदस्त म्यांमार उस तरफ एक्सपेंड नहीं हो पाए, बर्मा उस तरफ एक्सपेंड नहीं हो पाए। अब बर्मा के पास फिर ऑप्शन क्या बच जाता है? वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वेस्टवर्ड बर्मा कहाँ पे सेंटर्ड है? इरावदी नदी। कहाँ पे सेंटर्ड है? इरावदी नदी। और इनकी मेन कैपिटल क्या रहेगी? आवा। ओके, अब इरावदी नदी। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन तो मतलब अराकान योमा माउंटेन्स, तो द अराकान एरियाज। अब आपको अराकान प्रोविंसेस की तरफ आना है। और इन अराकान प्रोविंसेस की बात करें तो अराकान प्रोविंसेस किसके हैं? जब 1752 ऑनवर्ड्स बर्मा ये सब कर रहा है, और आप जानते हैं ये वही समय है जब भारत में इन्हीं पीरियड्स में ब्रिटिशर्स एक्सपेंशन कर रहे हैं। जब 1760, 70, 80 में बर्मा अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, उसी समय में भारत में एंग्लो फ्रेंच, बंगाल और बाकी बैटल्स हो रही हैं। तो बंगाल अब किसके हाथ में चला गया? ये सारा बंगाल था। बंगाल किसके कंट्रोल में चला गया है? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो बंगाल का फ्रंटियर क्या है? वही अराकान माउंटेन्स। उन अराकान माउंटेन्स पे कंट्रोल कौन कर रहा है आकर के? बर्मा। तो 1784 तक अराकान प्रोविंसेस को जीत लिया किसने? बर्मा ने। क्लियर? लेकिन ब्रिटिशर्स अभी उस लेवल पर कंसोलिडेटेड नहीं है इस एरिया में, उनकी और भी ऑक्यूपेशंस हैं बाकी एरियाज में। और ब्रिटिशर्स अराकान की तरफ बढ़ रहे हैं, बर्मा को भी एक थ्रेट नहीं मान रहे। क्यों? उनका मानना ये है कि कुछ ऐसी प्रोविंसेस उन्होंने एक्वायर किए हैं लेकिन आउटराइट एनेक्सेशन की पॉलिसी नहीं है बर्मीज रूलर की, तो अभी थ्रेट हमें नहीं है। समय आगे बढ़ेगा और इस समय जो बर्मा का शासक है, इस शासक का नाम है बोडापा। ऐसे नाम मिलेंगे बेटा, ठीक है? और इसका बेटा आएगा आगे बैगिटा। तो बोडापा अब ये शासक है बर्मा का। मेन एक्सपेंशन ये कर रहा है। 1784 में अराकान प्रोविंस को कंट्रोल किया तो अराकानीज किधर चले गए? मेजॉरिटी ऑफ द अराकानीज फ्यूजिटिव्स कहाँ शरण ले गए? ये बांग्लादेश का ये चिटागोंग का एरिया। तो वो सारे जाके शरणार्थी हो गए चिटागोंग में। और चिटागोंग में उनको नर्चर किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। किस काम के लिए? इंसर्जेंसी कराने के लिए कि तुम्हें बाद में एज ए इंसर्जेंट यूज़ करेंगे, बैठो आओ। आ गए, टिक गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश मैंने बंगाल, मैंने ब्रिटिशर्स, मैंने इंडिया। तो कुल मिलाकर के ये वहाँ चले गए। समय आगे बढ़ा, 1800 आ गया। 1817 का समय आया, मणिपुर कंट्रोल्ड। किसने ले लिया? बर्मा ने मणिपुर ले लिया।
मणिपुर भी चला गया, अराकान भी चला गया। 1819 का समय आया, असम में एंट्री हो गई, और असम में एंट्री होने के बाद सबसे पहला टारगेट कछार और जंतिया की पहाड़ियाँ, कछार और जंतिया की पहाड़ियाँ। अब अलार्म्ड हो गए पूरी तरह से ब्रिटिशर्स, कहते अब तो गले पे आकर के बैठ गए, एकदम अंदर घुस गए हैं, और अगर कछार और जंतिया की पहाड़ियाँ गई तो फिर हम गए, अब हमें एक्शन लेना होगा। इतनी बात समझ आई? कैसे 1784 अराकान से शुरू हुए, मणिपुर, और मणिपुर से असम, असम के थ्रू कछार जंतिया की पहाड़ियाँ, यानी कि इस पूरे रीजन को कब्जाना चाहते थे कौन? बर्मीज। आई बात समझ में? और ये सारे एक्शंस बर्मीज के एंड पे कौन कर रहा है? द महाप्रतापी जर्नैल उनका महाबंदूला। कौन? महाबंदूला। महाबंदूला ये सारे कैंपेन, मनीषा को लग रहा है ये सब मजाक नाम है, नहीं ये रियल है, हिस्ट्री में है। महाबंदूला, ओके, वो ये सब कार्य करते हैं। रोकते हैं यहाँ पर, फिर से पीछे से आते हैं। अचानक से बर्मीज को ये जगह कैसे मिल गई आसाम के अंदर, और ये सब कैसे हुआ? देखिए 1790s ऑनवर्ड आसाम में एक क्याओस हुआ और सक्सेसरशिप को लेकर के फ्यूड छिड़ा। जो सक्सेसरशिप को लेकर के वॉर आसाम में हुई, उसके तहत राजघराने के अंदर जो मंत्रीगण हैं उनके दो फैक्शंस बने। उनमें से एक फैक्शन बार बार समर्थन कर रहा था कि ब्रिटिशर्स को इन्वाइट किया जाए खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन एक सेक्शन प्रो बर्मिस था, वो बर्मा को इन्वाइट करने की बात कर रहा था। ऐसे में वो सेक्शन जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में है, 1792 में उसने ब्रिटिशर्स को इन्वाइट किया कि 1784 से ये जो बर्मा की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं आसाम की तरफ, अराकान, यूमा और बाकी एरियाज़, इसको रोकने का काम करिए। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर गए और उन्होंने अपना प्रोटीज गद्दी पर बैठा दिया आसाम के, और इस चीज़ को बर्मा ने एक ऑफेंड माना कि क्यों आसामियों ने ब्रिटिशर्स की मदद ली, मदद नहीं लेनी चाहिए। समा आगे बढ़ा, 1819 के अराउंड फिर से जब आसामीज ने ये प्रयास किया कि हमें ब्रिटिशर्स को फिर से बुलाना है उनके रेस्क्यू के लिए, क्योंकि कौन असर्टिव था? बर्मीज। तो इस एक्ट के अगेंस्ट बर्मा को गुस्सा आया कि तुमने फिर से ब्रिटिशर्स की इंटेलिजेंस कराई, तो उसने फाइनली आउटराइट एंट्री की थी आसाम के अंदर, क्योंकि वो जो प्रो बर्मीज फैक्शन है उसने इन्वाइट कर दिया कि दिस इज द राइट टाइम, कम एंड ऑक्यूपाई द थ्रोन। आई बात समझ में? क्लियर हुई आप? ये एक घटना है। दूसरी घटना जिसने बैटल क्रिएट कर दी, दूसरी घटना ये है कि 1817 में बोडापा मर जाता है, और बोडापा की जगह गद्दी पर कौन आता है? बैगीडा। बैगीडा, बोडापा गया, बैगीडा। अब बैगीडा का राज्याभिषेक है, लेकिन मणिपुर जीत लिया गया। मैंने आपको बताया 1817 मणिपुर में अपना पपेट शासक बिठाया गया है, और वो पपेट शासक को हाजिरी लगानी है राज्याभिषेक में, सेरेमनी में जाना है। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, भाड़ में, मैं आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बैगीडा को गुस्सा आ गया, कहता तुम आज़ाद नहीं हो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, अभी सेट करूँगा। तो 1817 में मणिपुर के पपेट शासक के द्वारा बैगीडा की राज्याभिषेक सेरेमनी में ना जाना, आसाम का वो फैक्शन जो ब्रिटिशर्स को समर्थन करता है, बार बार उसका ब्रिटिशर्स को इन्वाइट करना, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसने असर्टिव टेंडेंसी क्रिएट की म्यांमार के अंदर। दूसरा कारण, बड़े लेवल पर ब्रिटिशर्स ने जब ये भांप लिया था 1800 तक आते आते कि जितने भी फिजिटिव्स आज हमारे पास आए हैं वो सारे के सारे फिजिटिव्स यूज़ किए जा सकते हैं अगेंस्ट द बर्मा। उन्होंने उन फिजिटिव्स को बर्मा के अगेंस्ट यूज़ करना शुरू किया, और लगातार स्कर्मिशेस हो रही थी। वो फिजिटिव्स बर्मा को हरास कर रहे थे अराकान और बाकी प्रोविंसेस में, क्योंकि वो एक्चुअल में अराकानीज पैट्रियट्स थे, वो देशभक्त थे, अपनी टेरिटरी को बर्मा से बचाना चाहते थे, वो आवा के शासकों को अपना शासक नहीं मानते थे। इस तरह की इंसर्जेंसीज के अगेंस्ट बर्मा को ऐसा लगता था कि बार बार ब्रिटिशर्स मोबिलाइज कर रहे हैं इंसर्जेंट्स को, हमारी पॉलिटिक्स में टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ब्रिटिशर्स को यह फरमान जारी किए गए, रिक्वेस्ट भी की गई कि आप इन इंसर्जेंट्स को यूज़ करना बंद करें और इन फिजिटिव्स को अपने पास शेल्टर देना बंद करें। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को नहीं माना। लगातार बर्मा के द्वारा अपने लेवल पर मिलिट्री एक्शंस किए गए, और इस तहत होता ये था कि कई बार बॉर्डर्स क्रॉस हो जाया करते थे। उन फिजिटिव्स को पकड़ने के चक्कर में बॉर्डर क्रॉस हो जाया करते थे। जब हर बार बॉर्डर क्रॉस होता था तो इस चीज़ को ऑफेंड माना ब्रिटिशर्स ने कि आप बॉर्डर क्रॉस करके हमारी टेरिटरी में आते हैं, दिस इज़ नॉट गुड, और इसके लिए अब हम आपसे ऑफेंस तो लेंगे ही, बदला तो लेंगे ही। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये सारी सिचुएशन बना देगी 1823 की, 1823। ओके क्लियर? इतना आप सबको समझ आया? चलिए अब हम आपको एक्चुअल इवेंट ऑफ वॉर समझाते हैं। क्या है इवेंट ऑफ वॉर? पहले बैटल का एक एक्सक्लूसिव रीजन ये भी रहा कि दोनों तरफ इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। बर्मा अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर काउंट करता था, और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट
परमानेंट शासक के तौर पर मान रहे थे भारत को। दोनों के ही अपने अपने बॉर्डर इंटरेस्ट थे, दोनों को अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करनी थी और कमर्शियल इंटरेस्ट भी दोनों के कहीं ना कहीं सिमिलर थे। दोनों को बे ऑफ बंगाल रीजन का मास्टर बनना था और बंगाल रीजन को कंट्रोल करना चाहता था बर्मा। बर्मा की टेंडेंसी थी कि मेरे पास एक बार ही बंगाल आ जाए, बाकी सारा मैटर फिर मैं सेटल कर लूँगा, क्योंकि बंगाल अगर एक बार उसके हाथ चला जाता तो नॉर्थ ईस्ट तो फिर उसी का। अब ध्यान से देखिए, एक बार बंगाल ले लिया तो नॉर्थ ईस्ट सारा उसका, और अगर इस तरह से म्यांमार यानी कि बर्मा, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल, तो ये बहुत अच्छी टेरिटरी बन जाती। एक अच्छा खासा फर्टाइल एरिया बंगाल का उसके पास आ जाता, एक बड़ा कोस्टल बेल्ट उसके पास आ जाता, और चाइना की तरफ से जो थ्रेट रहता है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया और बाकी रीजन के थ्रू मिल करके वो कंटेन हो जाता, चाइना के साथ एक फ्रूटफुल फ्रंटियर क्रिएट हो जाता। तो कुल मिलाकर के ये बर्मा के एंड पर टेंडेंसी थी। लेकिन अब यहाँ पर अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं ब्रिटिशर्स को कि असर्शंस ज़्यादा हो गई हैं बर्मा के एंड पर, बंगाल को सेव करना जरूरी है क्योंकि अब एकदम मुहाने पर आकर के बैठ चुके हैं। तो फिर 1823 में महाबंदुल्लाह के हाथ में जब कमान आती है तो महाबंदुल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है बैगीडॉ के अधीन, और वो असर्टिव एक्टिविटी करते हुए असम में एंटर हो जाता है। जैसे ही वो 1823 में असम में एंटर होता है, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कछार और जैंतिया को, कछार हिल्स एंड जैंतिया को अपनी प्रोटेक्टरेट डिक्लेयर कर देते हैं कि कछार और जैंतिया हमारा प्रोटेक्टरेट है। महाबंदुल्लाह को कछार एंड जैंतिया चाहिए और ब्रिटिशर्स ने कछार एंड जैंतिया को अपना प्रोटेक्टरेट डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि ये बफर हो जाएंगी टेरिटरीज और ब्रिटिशर्स का खेमा यहाँ पर लगा रहेगा। एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट थी। ऐसे में महाबंदुल्लाह की सेना ज़बरदस्त है, शासन भी जमैन भी तगड़ा है, तो ब्रिटिशर्स अब कैसी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे? सबसे पहली स्ट्रेटजी जो ब्रिटिश अपनाएंगे कि वो 3 तरह से अटैक करेंगे। पहला अटैक करने का तरीका क्या रहेगा कि बंगाल से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी को फॉलो करते हुए आसाम जाएगी एक टुकड़ी, दूसरा चिट्टागोंग होते हुए वाया द लैंड अराकान एंटर होगी एक टुकड़ी। ये जाना समुद्री रास्ते से था, लेकिन उस समय के भारतीय सैनिक, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक भारतीय हैं, भारतीय सैनिकों ने समुद्री यात्रा करने से मना कर दिया था। और इसी के बाद फिर एक एक्ट आएगा और ये कहा जाएगा, जो आज दिन तक सिविल सर्विसेज और IPS सर्विसेज में एक्ट है कि आपको जहाँ मर्जी पोस्ट किया जा सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसी के बाद ये कहा गया कि समुद्री यात्रा हो कुछ भी हो, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो ये म्यांमार के बाद ये एक्ट आएगा, याद रखना, क्योंकि सेना ने मूव करने से मना कर दिया था। तो फिर ओवर द लैंड उन्हें ले जाना पड़ा और एक सेना की टुकड़ी सीधी मद्रास, चेन्नई से सीधी मद्रास से रंगून भेजने का प्रयास किया गया। सीधी मद्रास से रंगून, तो एक वाया सी सीधी मद्रास से रंगून, एक चिट्टागोंग से अराकान, एक ब्रह्मपुत्र से आसाम, 3 फ्रंट से घेरने का प्लान बना। और इसमें बड़े लेवल पर साथ मिल रहा था कि इनका उन इंसर्जेंट्स का, जो इंसर्जेंट्स वहाँ से भाग करके यहाँ पर आए थे, जिनको इन्होंने शरण दे रखी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब महाबंदुल्लाह जब आसाम में एंटर हो चुका है तो ब्रिटिशर्स ने प्लान ये बनाया कि हम सडन अटैक करेंगे लोअर बर्मा वैली में, रंगून में, और जैसे ही हमारा अटैक रंगून में होगा वैसे ही महाबंदुल्लाह को मैसेज पहुंचेगा और वो अपनी सेना की टुकड़ी रिट्रीट करके अपने लोअर बर्मा को बचाने के लिए जाएगा और फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिक्योर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साउथ में अचानक से बिना कोई मैसेज, कोई अंदाज़ा ही नहीं था बर्मा को कि ऐसा हो सकता है। रंगून के एरिया में हैवी मिलिट्री और नेवी पोज कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे ही वहाँ पर इतनी मिलिट्री हैवी पोज हुई वैसे ही महाबंदुल्लाह रिट्रीट हुआ, और जैसे ही महाबंदुल्लाह यहाँ से रिट्रीट हुआ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कंट्रोल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कंट्रोल्ड हो चुका है। और ये सारी प्रक्रिया की शुरुआत 1824 गवर्नर जनरल एमहेस्ट जो मेन पर्सन है, और इस समय युद्ध की कमान किसके पास है? जो रंगून की तरफ गया है, सर कैम्पबेल। युद्ध की कमान किसके पास है? कैम्पबेल। गवर्नर जनरल एमहेस्ट, सारे नाम याद रखने हैं। उधर से कौन है? महाबंदुल्लाह। शासक कौन है? बैगीडा। ओके डन। और डायनेस्टी कौन डाउन। ओके 1824 में जैसे ही साउथ में गए महाबंदुल्लाह रिट्रीट हो गया। अब ब्रिटिशर्स को एक्सपर्टीज नहीं है किस चीज़ की? बर्मा की टेरिटोरियल नॉलेज नहीं है, टोपोग्राफिकल नॉलेज नहीं है। नदी दिख रही है इरावदी, यही जाए ऊपर और इसी के सहारे हमें ऊपर पहुंचना, लेकिन रिवरिंग ट्रांसपोर्ट उस समय उस लेवल पर है नहीं इनके पास। अब ये सारी चीज़ों की कमी होने की वजह से मूवमेंट स्विफ्ट नहीं हो पाई, रुकना पड़ा। ऐसे में मानसून भी आया, बरसाती सीज़न भी आया, लेकिन बरसात सीज़न को 1824 में सस्टेन कर गए ब्रिटिशर्स। इसके पार होने के बाद 1825 में भारत से बड़े लेवल पर सप्लाई पहुंची। इस रीइंफोर्समेंट के दम पर ब्रिटिशर्स ने नॉर्दवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करी और थोड़ा ही ऊपर जाते हुए बैटल ऑफ दनुबे फाइट हुई।
दनूबे की बैटल फाइट हुई, 1825 का समय है, महाबंदूला खत्म कर दिया गया, महाबंदूला एंड। ओके, थोड़ी और सेना ऊपर चढ़ी, युद्ध चल रहा है। 1826 में बैटल्स के दौर के बीच ही बर्मा के शासक ने देखा कि ये ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। इसका कारण क्या है? दूसरा बरसात का सीज़न भी आ गया था। दो बार बरसाती सीज़न आ जाना, दोनों ही सेना के एग्जॉस्ट हो जाना, ज़बरदस्त बीमारियां फैल जाना, इतने बड़े लेवल पर डायसेंट्री, कॉलरा, डायरिया यहाँ पर बरसाती और बाकी मौसमों की वजह से फैल चुका था कि ऐसा माना गया है कि उतने लोग युद्ध में नहीं मरे जितने बीमारियों से मरे थे। और ये अब तक की ब्रिटिशर्स की सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग वॉर थी। इसमें 20,000 इंडियन फाइटर्स, जो भारतीय फाइटर्स रिक्रूट किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनकी मृत्यु का आंकड़ा मिलता है। और उधर से म्यांमार के कितने मरे उनका पता ही नहीं है। तो फाइनली दोनों ही तरफ ने यह डिसाइड किया कि हमें अब रिट्रीट करना चाहिए और एक पीस ट्रीटी साइन करनी चाहिए। तो 1826 ट्रीटी ऑफ यंदुबे, ट्रीटी ऑफ यंदुबे। तो ये क्वेश्चन आता है, ट्रीटी ऑफ यंदुबे किनके बीच साइन हुई? बर्मा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या डिसाइड हुआ है? मणिपुर एंड आसाम पे कोई दावा नहीं रखेगा बर्मा। मणिपुर एंड आसाम पे कोई दावा नहीं रखेगा बर्मा। मणिपुर को इंडिपेंडेंट कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा बर्मा। तो मणिपुर इंडिपेंडेंट किंगडम, आसाम पे कोई दावा नहीं। कछार और जैंतिया ब्रिटिश प्रोटेक्टेड, ब्रिटिश के अधीन। अराकान एंड तनेसरिम, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अराकान एंड तनेसरिम। अराकान एंड तनेसरिम किसका? आज से ब्रिटिशर्स का। तो अराकान एंड तनेसरिम सीड कर दिया। 60% ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द बर्मा ले लिया। बस बीच में एक लिंक बाकी है पेगू का, वो ले लेंगे अगली बैटल में। नॉर्थ और साउथ ले लिया, बीच वाला लिंक भी ले लेंगे। ओके, तो अराकान चला गया, तनेसरिम चला गया, मणिपुर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा दिया, वो भी ब्रिटिशर्स के अधीन एक तरह से। आसाम पे दावा नहीं ठोकेंगे और आसाम का एक सेक्शन प्रो ब्रिटिशर चल रहा है। कछार जैंतिया प्रोटेक्टरेट उनका रह जाएगा और 10 मिलियन पाउंड इंडेमनिटी भरेंगे वॉर की। और बर्मा के राज दरबार में एक रेजिडेंट बैठेगा ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स के भी बंगाल में एक रेजिडेंट बैठेगा, एनवॉय बैठेगा बर्मा। क्लियर कहानी? ये सारी चीज़ें इस वे में काम हुई, ट्रीटी ऑफ यंदुबे साइन हुई, मामला शांत हो गया। ऐसा लगा बट ऐसा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बैटल किस वजह से होगी? ब्रिटिशर्स के तहत कमर्शियल इंटरेस्ट पैरामाउंट थे इस पर्टिकुलर टाइम में, और ब्रिटिशर्स देख चुके थे बर्मा की वो अल्टीमेट टीक वुड की लग्जरी, कि क्या जबरदस्त टीक है। फिर अपर बर्मा एरिया में द रूबीज, ये पर्टिकुलर थाईलैंड का बॉर्डर जो बर्मा से टच होता है, ये वर्ल्ड में रूबीज के लिए फेमस है। ऐसे रूबीज कहीं नहीं होते। फिर द अल्टीमेट ऑयल, ये जितना कोस्टल एरिया है अपर बर्मा, ये सारा रीजन ये ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत फेवरेट। तो ऑयल, रूबीज एंड टीक बड़े लेवल पर यहाँ से मुहैया होती है। ये सारी चीज़ें चाहिए ब्रिटिशर्स को किसी भी लेवल पर। काम कैसे चलेगा उसको समझते हैं। समय आगे बढ़ेगा और बैगिडा ही अभी शासक है, लेकिन बैगिडा की जगह अब शासक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एक नया शासक आ जाएगा, पागन। और ये जो शासक है पागन, ये 1840 ऑनवर्ड्स म्यांमार को वो जो साउदर्न रीजन है, उस साउदर्न रीजन की तरफ अपनी गश्त बढ़ानी शुरू करेगा। अराकान एरिया, तनेसरिम एरिया में लगातार इसकी गश्त बढ़ेगी, इसकी मिलिट्री एस्केलेशंस बढ़ेंगी, और ये प्रयास करेगा कि क्यों ना इन एरियाज़ को वापस लिया जाए। क्यों? क्योंकि इस समय तक ऐसा माना जा रहा था इसकी तरफ से कि ब्रिटिशर्स कहाँ बिजी है? एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, एंग्लो अफगान, अनेक्सेशन ऑफ द सिंध, कहाँ नॉर्थ वेस्ट, कहाँ बर्मा। और इस समय पागन एक्टिवेट हो रहा है और वो ये देख रहा है क्यों ना इन एरिया को वापस लिया जाए, और अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है। तो अब होगा क्या? फर्स्ट बैटल के बाद से ही जो साउदर्न बर्मा रीजन है, इस साउदर्न बर्मा रीजन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, कमर्शियल एंड ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और उनकी ड्यूटीज लगाई गई थी। खास तरह के दल भेजे गए थे प्रतिनिधि, जिन्हें ये कहा गया था कि इंद्रावती नदी का स्ट्रेच अच्छे से स्टडी करो और देखो यहाँ पर कैसे ट्रैवल हो सकता है, क्या क्या कमर्शियल इंटरेस्ट है और इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ये सारी एक्टिविटीज़ किसी न किसी लेवल पर हॉल्ट की गई इस पर्टिकुलर रंगून एरिया के गवर्नर के द्वारा। तो साउदर्न बर्मा का, रंगून के इलाके का जो गवर्नर है, वो पागन के द्वारा कमांडेड इन ब्रिटिश एक्टिविटीज़ को हॉल्ट करता है, इनको
इनके साथ पार्शियल ट्रीटमेंट करता है, इनको हरास करता है, ये सब कौन कह रहे हैं? ये सब ब्रिटिशर्स कह रहे हैं। ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हे माई बाप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमें प्रिविलेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, दूसरे ट्रेडर्स के कंपैरेटिवली हमसे पार्शियलिटी हो रही है और हमें हरास किया जा रहा है, हमारे शिप्स को हरास किया जा रहा है, अनड्यू चेकिंग्स हो रही हैं, हमें एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो शेपर्ड एंड लेविस 2 पर्सन हैं जिनको यहाँ पर हरास किया गया है साउदर्न बर्मा रीजन में, यानी कि रंगून के इलाके में। अब इसकी कंप्लेंट जाएगी डलहौजी, और डलहौजी 3 जत्थे पानी के जहाज के भर करके सेना भेजेगा। ऐसे में डिसाइड करेगी बर्मा की अथॉरिटी कि अभी युद्ध करने का समय नहीं है, चीज़ों को मैनेज किया जाए और जो वो मांग रहे हैं उन चीज़ों को मान लिया जाए। तो ऐसे में डलहौजी के द्वारा ये माना जाता है कि जो भी हर नुकसान हुआ है रंगून के इलाके में, हमारे लोगों का पहले तो वो नुकसान भरो, और शासक को ये कमांड दी जाती है कि रंगून का गवर्नर बदलो। और ये जो जहाजी 3 बेड़े गए हैं, इन जहाजी 3 बेड़ों को कमांड करते हुए वहाँ पर पहुँचा है नेवल कॉमोडर लैम्बर्ट। लेकिन लैम्बर्ट प्री डिसाइडेड है, डलहौजी कमांडेड है। 1841 से 43 की घटना है, लैम्बर्ट डिसाइडेड है कि नहीं जाना अब यहाँ से, लोअर बर्मा चाहिए, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू कंट्रोल द रंगून, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। उसने इस पर्टिकुलर रंगून एरिया में, लोअर बर्मा रीजन में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं इनको ब्लॉक कर दिया। बड़े सारे शिप्स जो बिलोंग करते थे बर्मीज कमर्शियल इंटरेस्ट के, उनको डिवास्टेट कर दिया और बर्मा का शाही जहाज भी कैप्चर कर लिया। यह चीज़ देखने के बाद बर्मा के शासक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। खबर भेजी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल कार्यालय को, और बंगाल कार्यालय ने आगे से जवाब ये दिया कि आपकी तरफ से हरास बड़े लेवल पर किया गया है। हमें ऐसा लगा कि आपने अपने एंड पर अराकान एरिया, गनेसरीम एरिया, इन सारे एरियाज में सर्जन्स करने का काम किया है, एस्केलेशंस का काम किया है, आपने युद्ध प्रैक्टिसेस का प्रयास किया है, बैटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया है, हमने ये सब कमियां पाई हैं, आप इसका और अर्जाना बढ़ो। तो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डलहौजी के एंड पर लगाई जाने लगी, जो कि उस लेवल पर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। सिचुएशन एस्केलेट होती रही और सारी की सारी सिचुएशन 1852 में आकर के पीक पर आकर के खड़ी हो गई है। ब्रिटिशर्स अब डिसाइडेड हैं कि हमें एट एनी कॉस्ट लोअर बर्मा से ऊपर जाकर के मिडल एंड अपर बर्मा कैपिटल रीजन को ऑक्यूपाई करना है, यानी कि पेगू हमें चाहिए। अगर हमें पेगू मिल गया तो अराकान तनेसरीम के बीच के लिंक हमारे इस्टेब्लिश हो जाएंगे और 100% कोस्ट लाइन हमारी हो जाएगी। इसी सोच के तहत युद्ध होंगे, युद्ध लगातार चलते रहेंगे, और एक तरफ बर्मा का शासक है, दूसरी तरफ लैम्बर्ट है, इधर से युद्ध कर रहे हैं। युद्धों के तहत साउदर्न बर्मा पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के तहत, लेकिन गिव अप नहीं करेगा बर्मा किसी कॉस्ट पे गिव अप नहीं करेगा। वो ट्रीटी साइन करने के लिए आगे नहीं आ रहा। रीज़न, ट्रीटी साइन करेगा तो उसे एड्रेस करना पड़ेगा कि ब्रिटिश जीते, इंडेमनिटी भी देनी पड़ेगी और बाकी सारी चीज़ें भी माननी पड़ेंगी। इस चीज़ को वो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये कहता है कि मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसलिए 1852 से 1853 के बीच में पगन को गद्दी से उतारेगा, जो कि इसका हाफ ब्रदर गद्दी पर आएगा, उसका नाम है मिंटन। और इस समय बर्मा की वीकनेस का कारण था इसके राज्य दरबार में चल रही अपने अंतर कलह। अंग्रेजों की कहानी ये है, अंतर कलह का ही फायदा उठाया और तो कुछ है नहीं। मिंटन के गद्दी पर आने के बाद मिंटन गिव अप नहीं करता है, चीज़ों को देख रहा है, लेकिन उसे ये पता है कि इनसे फर्दर बैटल कंटिन्यू करना इज़ नॉट फ्रूटफुल। लोअर बर्मा कंट्रोल कर लिया है, होने दो, लेकिन ट्रीटी साइन नहीं हुई। याद रखें, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर ट्रीटी वाइज अनकंक्लूडेड था। बर्मा ने लेजिटिमाइज नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश ने पेगू कंट्रोल किया। बर्मा ने लेजिटिमाइज नहीं किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पेगू कंट्रोल किया। तो ये अनड्यू एफर्ट एक्शन माना गया ब्रिटिशर्स का, और पेगू जबरन कब्जाया हुआ है, लेकिन पेगू ले लिया। समय आगे बढ़ा, 1863 दबा दिया गया है मिंटन को, मजबूर कर दिया गया है कमर्शियल ट्रीटी साइन करो। मिंटन कभी भी बर्मीज कमर्शियल ट्रीटी साइन नहीं करते थे ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन इस बार मना लिया गया है कि आपको कमर्शियल ट्रीटी साइन करनी होगी। 1863 की कमर्शियल ट्रीटी बिटवीन द एंग्लो बर्मीज क्या कहती है? सबसे पहला कि इस समय तक ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट जाग उठे हैं कि हमें बर्मा के वाया ट्रेड करना है, इरावदी नदी में पानी वाला जहाज डालेंगे और ये सीधा चाइना जाएंगे, क्योंकि नदी कहाँ से आ रही है? वहीं से। तो इस समय तक इंटरेस्ट बढ़ चुका है चाइनीज़ ट्रेड में। याद कीजिए ओपियम वॉर्स उधर से। तो
इस समय ब्रिटिशर्स ये सोच रहे हैं कि हमारा चाइना के साथ ट्रेड बढ़ना चाहिए और द बेस्ट रूट इज ये यहाँ से ओशन के थ्रू जाते हैं, इरावदी इज बेस्ट, इरावदी के थ्रू जाएंगे। पहली बात इसके लिए क्या चाहिए, इरावदी में फ्री सेलिंग की परमिशन दो। तो कमर्शियल ट्रीटी ये कहती है 1863 की कि ब्रिटिश व्यापारी पूरे म्यांमार में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, पहली शर्त, कहते ठीक है। दूसरी शर्त, ब्रिटिश व्यापारी पूरे बर्मा में कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तीसरा, ब्रिटिश व्यापारी पूरी राप्ती नदी में कहीं भी आ जा सकते हैं और इसके वाया ही हम ट्रेड करेंगे चाइना के साथ, कहते ठीक है कोई चीज़ नहीं। लेकिन मिल्टन ने 3 चीज़ें रिजर्व रख ली कि इन 3 चीज़ों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कॉटन के ऊपर कुछ आर्टिकल उसने अपने लिए रिजर्व रखे कि कॉटन के ऊपर ट्रेड हमारा ही रहेगा और कॉटन के ऊपर एक्सक्लूसिव मोनोपोली हमारी रहेगी, इसमें व्यापार हम ही करेंगे। आइवरी के ऊपर एक्सक्लूसिव मोनोपोली हमारी रहेगी, इसमें व्यापार हम ही करेंगे। टीक के ऊपर एक्सक्लूसिव मोनोपोली हमारी रहेगी, इस पर व्यापार हम ही करेंगे। हाँ, आपको टीक में व्यापार करना है तो आपको एक शेयर एक्सप्लॉइट करने की परमिशन देंगे। तो याद रखिए ब्रिटिशर्स टीक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बट विद द गारंटीड परमिशन बाय द बर्मीज, नॉट रेकलेसली, उनका पूरा राइट नहीं है। क्लियर। 1863 की ट्रीटी साइन हुई, लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स ने खुद को एक्सपैंड करना शुरू किया, डिफरेंट एरियाज में सेटल होने शुरू हो गए और जितनी सैंक्शन लिमिट थी उससे कहीं गुना बढ़ करके इन्होंने टीक एक्सप्लॉइट करनी शुरू कर दी। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में समय आगे बढ़ेगा, मिल्टन खत्म हो जाएगा और गद्दी पर आएगा खीबा। खीबा जबरन गद्दी पे आया और खीबा की गद्दी को चैलेंज कर रहे हैं बहुत सारे अदर प्रिंसेस जो बर्मा की गद्दी पे जाते हैं और उन सभी के सभी भगौड़े दौड़े हुए प्रिंसेस की मदद करने का काम कर रहे हैं ब्रिटिशर। तो ब्रिटिश मर्चेंट एंड ट्रेडर्स उन प्रिंसेस को अपने साथ ले रहे हैं कि तुम्हें खीबा के अगेंस्ट गद्दी चाहिए। क्यों? खीबा जो है वो अनपॉपुलर था लोगों के बीच में। खीबा के बारे में ये कहा जाता था इसने बाकी अपने भाइयों को मारने का काम किया है, प्रजा के ऊपर उत्पीड़न करता है और ये खीबा था जिसने ये देखा कि हमें पॉलिसी में टेक्टोनिक शिफ्ट लाना होगा। 1870s खीबा के द्वारा ही प्रयास किए गए उसके ऑनवर्ड कि खीबा ने यूरोपियन कैपिटल्स में अपने दल भेजने शुरू किए और ये खीबा है जिसने फ्रांस में यानी कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में अपना दल भेजा और उस दल के तहत फ्रांसीसियों के साथ रिलेशन बनाने का प्रयास किया और उनके साथ कमर्शियल ट्रीटी बनाने का प्रयास किया कि आप हमें वेपन सप्लाई करेंगे। यानी कि खीबा ने एक स्कीम लगाई कि अगर ब्रिटिशर्स को न्यूट्रल करना है बर्मा में तो ब्रिटिशर्स के राइवल्स के साथ हमें हाथ मिलाने होंगे और राइवल्स हैं उस समय फ्रांस और इटली। एक बार अगर ये राइवल हमारे साथ आ जाते हैं तो फिर हम ब्रिटिशर्स को न्यूट्रल कर देंगे। इन सारी प्रोसीजर्स के तहत 1884-85 का समय है जब खीबा साइन कर गया है फ्रांस के साथ कमर्शियल ट्रीटी कि फ्री वेपन्स और बाकी चीज़ें आप हमें आने देंगे, आप हमें सप्लाई करेंगे और हम आपको ट्रेड और बाकी एक्टिविटीज़ करने की यहाँ पर परमिशन देते हैं। ब्रिटिशर्स को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। रीज़न क्या है? ये वो समय है जिस समय में ये म्यांमार के आगे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर इंडो चाइना है, यानी कि यहाँ पर आपको लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वो इलाका है जहाँ पर ऑलरेडी फ्रांस अपनी जड़ें बना रहा था। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया को कंट्रोल करने के बाद फ्रांस की टेंडेंसी ये थी कि वो आगे बढ़ेगा। थाईलैंड को कंट्रोल करने के बाद नेक्स्ट टारगेट उसका म्यांमार है और ब्रिटिशर्स को ये बर्दाश्त नहीं था क्योंकि ब्रिटिश एंड फ्रांसीसी कन्फ्लिक्ट आप शुरू दिन से जानते हैं। भारत में भी एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई और आगे जाकर के इंडो चाइना हॉटस्पॉट बना इनके बीच की बैटल्स का। तो कुल मिलाकर के बर्मी शासक के द्वारा फ्रांसीसी और इटलियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना, उनके साथ कमर्शियल ट्रीटी करना, ब्रिटिशर्स को ये लगना कि हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट अब यहाँ पर हैम्पर होंगे, इनके बर्मीज के द्वारा उनको अनड्यू कंसेशंस और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना फ्रांसीसियों को एंड अमेरिकन्स। इस समय तक कौन एक्टिव हो गए हैं? अमेरिकन्स। उसका रीज़न क्या है? ये वो समय है 1883 का जब ब्रिटिशर्स को नुकसान कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में भी। और वो नुकसान कारण क्या है? क्योंकि अमेरिकन ने अपनी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स से आज़ाद करा ली थी और यह भी एक कारण है कि ब्रिटिशर्स अब अपने इंटरेस्ट को कमर्शियल पर्पसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए नए एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें बर्मा बड़ी बात है। यानी कि अगर अमेरिका में हमारी कॉलोनीज लूज हुई हैं अमेरिकन के हाथों तो आज हमें उसे कंपनसेट करने के लिए नए इलाके भारत में ही चाहिए और वो बर्मा है और ये हम किसी भी कीमत पर ले लेंगे। तो अमेरिका में हुए डायनेमिक्स एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फ्रांस का इंडो चाइना में एंटरटेन होना एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अमेरिका का कॉलोनिस्ट होकर के फ्रांस इंडो चाइना के मुहाने पे आकर के खड़े होना एक बड़ी बात है और बर्मी शासक का इन एंटी ब्रिटिश पावर्स के साथ कोलैबोरेशंस करना एक बड़ी बात है। इसको लेकर के 1885 में द ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया जिसका नाम है चर्चिल वो मूवमेंट की अनुमति दे देगा और 1885 में कुछ भी नहीं होगा ना, नो ब्लड नो बैटल। इतना दमखम है, इतना जहाजी बेड़ा है, जत्था है, सेना है, तोपें हैं, गन है। 12-13 दिन के अंदर ही कैपिटल सीज करके शासक को गद्दी से उठा करके दौड़ा दिया जाएगा और एक्साइल में भेज करके इंडिया भेज दिया जाएगा और म्यांमार की गद्दी कंट्रोल कर ली जाएगी। ये सब कब होगा? 1885।
बर्मा की गद्दी कंट्रोल, लेकिन बर्मा कंट्रोल नहीं हुआ। 4 साल तक द लॉयलिस्ट सोल्जर्स, द लॉयलिस्ट आर्मी टूवर्ड्स द बर्मा थ्रोन। हिबा की पॉपुलैरिटी नहीं है, हिबा अनपॉपुलर है, लोग उसे पसंद नहीं करते, वरना ये हारता भी नहीं। लेकिन मुद्दे की बात है कि बर्मा के प्रति पैट्रियोटिज्म उनके सोल्जर्स का, उनकी आर्मी का, उसने टिकने नहीं दिया। उन्होंने पूरे बर्मा में लगातार विद्रोह किए और ये नॉर्थ से लेकर के साउथ बर्मा तक फैला। 4 से 5 साल लग गए इन विद्रोहों को दबाने में और फिर फाइनली 1890 में जाकर के सारे विद्रोह कंट्रोल हुए। लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट लगातार चलती रही। 1920 और 1930 का दौर आया जब इन नेशनलिस्ट मूवमेंट ने भारत की नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के साथ अपना हाथ मिलाया। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट कर रही थी और एक तरफ बर्मीज, और बर्मीज में उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश मर्चेंट्स, इन सब का बॉयकॉट करने की बात थी, क्योंकि भारत में भी बॉयकॉट चल रहा था। और इस समय गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे कि किसी भी वे में नॉन कॉपरेशन नहीं, असहयोग करेंगे हम, खत्म करो इन चीज़ों को। तो यही मूवमेंट्स वहाँ पर भी चलाई जा रही थी। इसके तहत ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि इन्हें कमज़ोर करने का एक ही तरीका है, इन्हें अलग किया जाए। और 1930-35 के अराउंड बर्मा को भारत से अलग किया, अलग यूनिट के तौर पर रखा। लेकिन बर्मीज मूवमेंट कंट्रोल नहीं हुई। फाइनली नेशनलिस्ट मूवमेंट आंग सांग के अधीन और चरम पर पहुंची और जनवरी 1948 में आज़ादी मिली है बर्मा को। और उसके बाद की कहानी आप अलग स्टोरी में पढ़ेंगे। ये पॉडकास्ट है। हम एंग्लो बर्मीज बैटल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कोई रीजंस नहीं बनते थे ब्रिटिशर्स के एंड पे बर्मा जैसे सॉवरेन स्टेट को कंट्रोल करने के। रीज़न क्या थे? 1852 के बाद, 1852-53 में जब सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, उसके बाद जो 1863 की कमर्शियल ट्रीटी साइन की गई, इस कमर्शियल ट्रीटी के बाद बर्मा के ऊपर एक ह्यूमिलिएशन का फेज स्टार्ट हुआ। बर्मीज रूलर को यह ऑब्लिगेशन दी गई कि आप एक सिंपल ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का पार्ट हैं और आपके साथ डील करने के लिए द वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी काबिल है। यानी कि आप इंडियन वाइसरॉय के साथ ही डील किया करेंगे, यानी कि ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश क्राउन के साथ आपकी सीधी बात नहीं होगी। जब रीजंस पूछे जाएंगे एंग्लो बर्मीज के, तो ये मेन रीजन, बर्मीज शासक इस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आई एम अ सोवरेन किंग ऑफ अ सोवरेन स्टेट, मैं वाइसरॉय के साथ डील क्यों करूँगा? वाइसरॉय की कंपनी का एम्प्लॉय है, मैं क्राउन हूँ, क्राउन के साथ ही मेरी डीलिंग होगी। लेकिन ब्रिटिशर्स लगातार इस बात पर अड़े रहे कि नहीं, अब आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट के मालिक नहीं हैं, आप जस्ट एक ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एम्पायर का हिस्सा हैं और बर्मा उसी के अधीन आता है और प्रोटेक्टरेट, तो फिर आपके साथ वाइसरॉय ही डील करेगा, वो बड़ी बात है। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट था। इसी वजह से कई अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए थे उस बर्मीज शासक ने एंटी ब्रिटिश फ्रंट बनाने के लिए। फिर वो फ्रांस, अमेरिका और इटली बना। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो आपने देखा कि एंग्लो बर्मीज वॉर में इंटरनेशनल डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अमेरिका में ब्रिटिशर्स का कॉलोनी लूज करना और बर्मा की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना, फ्रांस का ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत से खदेड़े जाना, लेकिन ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में खुद को स्ट्रॉन्ग करना, जैसे कि साउथ ईस्टर्न एशियन स्टेट्स, जैसे कि इंडो चाइना रीजन। और इंडो चाइनीज रीजन में जैसे भारत में ब्रिटिशर का शासन चला, आप सब जानते हैं, ऐसे इंडो चाइनीज एरिया में आगे जाकर के फ्रांसीसियों का शासन चलेगा। आपने देखा कि ट्रेडिंग एंड कमर्शियल इंटरेस्ट कितने स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर कि किसी तरह से लिंकेजेस चाहिए थे जो चाइना के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। और इस चाइनीज़ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के चक्कर में इरावदी नदी को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जो एक्सक्लूसिव ट्रेड भारत से होता है, जिसके बीच में बर्मा आता है और बर्मा उनके ऊपर मोनोपोली बना करके बैठा है, जैसे कॉटन है इम्पॉर्टेंट, आइवरी है सेकंड और टीक है। इस समय में बड़े लेवल पर चाइना को भी इनकी रिक्वायरमेंट थी और अमेरिका को भी इनकी रिक्वायरमेंट थी, और ये ट्रेड सेटिस्फाई करने का काम करते थे ब्रिटिश व्यापारी। तो अल्टीमेटली सेंटर में आने की वजह से ये जो कोस्टल एरिया और ये जो रिवर है, इसके माध्यम से ये सारा का सारा ब्रिटिश प्रोडक्ट यहाँ पर जाता है। उसके बाद ये मोनोपोली हो जाता है बर्मीज शासकों की और फिर वो उनके थ्रू आगे जाता है। इसे डायरेक्टली ट्रेडेबल कमोडिटी बनाना चाहते थे ब्रिटिशर्स अपने एंड पर और सारा पैसा खुद लेना चाहते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के चाहे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की चाहत हो, चाहे ट्रेड एंड कमर्स को स्ट्रॉन्ग करना है और प्रॉफिट्स अपने लिए लेकर के आने हैं, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी इमेज और अपना परसेप्शन स्ट्रॉन्ग डेवलप करना है, इंपीरियलिज्म को ज़्यादा आगे लेकर के जाना है, और चाहे फिर वो रेवेन्यू एनहांस करना है, ये सारी चीज़ों में ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट का ध्यान रखा। इंटरनेशनल बैटल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए और कोई मॉरल राइट्स इनका नहीं बनता था बर्मा को कंट्रोल करने को लेकर के। ठीक है, कोई मॉरल राइट इनका नहीं बनता था किसी भी तरह से बर्मा को कंट्रोल करने का। रीज़न इज बर्मा एक इंडिपेंडेंट स्टेट था और उसकी अपनी डेलिब्रेशन है कि वो किस कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है, किसके साथ नहीं। लेकिन लगातार ब्रिटिशर्स के एंड पे यह एम्फेसाइज किया गया कि आपके फॉरेन रिलेशंस आज के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज करेगी। ठीक है, आपके फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज करेगी। आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में मैनेज नहीं कर सकते। बिना सब्सिडरी अलायंस साइन किए
आप एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि उसके इंटरनेशनल अफेयर्स एक ऐसी कंपनी मैनेज करेगी जिसके पास सॉवरेन राइट्स ही नहीं है। ये बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली ये बर्मा की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक था और एक इंडिपेंडेंट शासक होने के नाते ये उसकी फ्री विल है कि वो किसके साथ अंतर्देशीय संबंध बनाता है, किसके साथ नहीं बनाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप ब्रिटिश रूल की बात करें, जहाँ पर वो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी की दुहाई देते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट रैम्पेंट हैं, जिसमें उनके अब तक का एस्टेब्लिश्ड एम्पायर, उस एम्पायर का ट्रेड एंड कॉमर्स और उस एम्पायर के फ्रंटियर्स, ये सारी चीज़ों की सिक्योरिटी उसकी प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से वो लगातार युद्धों की आड़ में नए नए क्षेत्र जीतता चला गया। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। किसी भी तरह से सिविलाइजेशन को बढ़ाना उसका कंसेप्ट नहीं था। बर्मीज लोग सिविलाइज्ड थे। बर्मा एक बड़े लेवल की किंगडम के तौर पर आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीज़ों में फ्लरिश कर रहा था और साउथ ईस्टर्न रीजन की एक बहुत पुरानी ग्लोरी रही है इतिहास में, एंशिएंट पीरियड से लेकर के अब तक। भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे किसी ज़माने में। तो ये सारी चीज़ों को नकारते हुए अपना कल्चर थोपने का प्रयास किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और बुद्धिज़्म के कंपैरेटिव क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए इसी समय के मिशनरी वर्क हैं जो आज की डेट में वहाँ पर कई तरह के रिलीजियस कन्फ्लिक्ट लेकर के खड़े हैं। आज अगर आप म्यांमार में चले जाएंगे, आपको वहाँ के बुद्ध, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में एक खास तरह का ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को पूरी तरह से मार्जिनलाइज कर दिया गया है और जो बुद्ध हैं उनको कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कहीं पर क्रिश्चियन का समर्थन है, कहीं पर ऑपोजिशन है। लेकिन ये एक कन्फ्लिक्ट जो उस समय में इंड्यूस किया गया है धर्म परिवर्तन करके वहाँ के लोगों का, यह एक प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट है। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर के इस तरह से ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन का दौर खत्म होता है और ये थी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की कहानी। और अब हमें उन सिचुएशंस को टटोलना है कि एक्चुअल में वो कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इतने सारे रीजनल पावर जो अपने आप में इतने मजबूत थे कि वो इम्पीरियल मुगल रूल को डिफाई कर गए, जो उसके साथ भी टिक गए और उसके अपोज भी चले गए, जो इतने फ्लरिशिंग थे कि शुरुआत में ब्रिटिशर्स को हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड के लेवल पर बुलियन इम्पोर्ट करना पड़ता था उनको पे करने के लिए, जिनकी आर्मी शुरुआत में इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके सामने ब्रिटिशर्स लगातार हारे हैं, चाहे वो मैसूर वॉर है, चाहे वो मराठास वॉर है, चाहे वो कुछ भी हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि खेल खेल में ब्रिटिशर्स भारत को जीत जाते हैं, जिनकी कोई पॉलिसी ही नहीं। आज दिन तक ब्रिटिशर्स का जो कॉन्क्वेस्ट इंडिया का रहा है, इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट यही रहा है कि इसके रीजंस ही क्लियर नहीं है किसी को, क्योंकि ये मोटिवेशनल कॉन्क्वेस्ट थी ही नहीं, ये मोटिवेशनल विक्ट्री थी ही नहीं। अगर आप किसी टेरिटरी या किसी नेशन को कॉन्कर करते हैं विद द पर्पस ऑफ मोटिवेशन, तो आपके रीजंस डिमार्केटेड होते हैं कि ये रीज़न है। बट इंडिया के केस में ये मोटिवेशनल ना होकर के सर्कमस्टेंशियल हुआ। स्टेप बाय स्टेप जैसे ज़रूरतें पैदा होती चली गई वैसे आप उसे जीते चले गए। इसलिए इसके कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उन डायनामिक्स को समझ पाएंगे जिन डायनामिक्स में आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड को वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 प्रोवाइड किया है और इंडिया की सिचुएशन वहाँ पर क्या बनती है। इंडिया की आज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में बड़े लेवल पर यह 17th, 18th, 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिशर्स की हुई गतिविधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज जो आपके सामने एक ढांचा खड़ा है, चाहे फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे फिर वो इंग्लिश एजुकेशन है, चाहे फिर वो एक वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करने की कवायद की जाती है कि चीज़ों को इमिटेट किया जाए। ये इमिटेशन का कंसेप्ट एक रेशियल सुपेरियरिटी के थ्रू लोगों के माइंड में इनफिल किया गया और वो आज दिन तक कहीं ना कहीं चल रहा है। कल्चर्स को डोमिनेट किया गया, वो आज दिन तक चल रहा है और डिसग्रेस किया गया। ऐसा और कोई कल्चर या और कोई रिलीजन नहीं करता रहा है। ये सारे रीज़न जब हम टटोल लेंगे तो सारे कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएंगे।